हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज का चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस चैप्टर में हम संविधान की प्रस्तावना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे। आपको जैसे पता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ओके, और ये एक इंट्रोडक्शन या उद्देश्य का या प्रस्तावना की तरह वर्क करती है, जिसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया था। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया था। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आने वाले संविधान पर जो क्वेश्चन हैं वो आपके सारे सही हों, तो मेरे विचार में आपको प्रस्तावना एकदम याद होनी चाहिए। जब आपको प्रस्तावना याद होगी तभी आप उससे संबंधित क्वेश्चन को एकदम सही कर पाएंगे, नहीं तो ये प्रस्तावना के जो क्वेश्चन है अक्सर जो विद्यार्थी होते हैं उनसे गलत हो जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन में प्रस्तावना को ही दिया हुआ है, तो चलिए हम इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यहाँ से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है वो डिक्लेयर करता है कि संविधान को बनाने वाले जो लोग हैं वो भारत के लोग हैं, और इस संविधान को जो ताकत मिली है वो हम लोगों से संविधान को ताकत मिली है, क्या बोल सकते हैं, उसको अथॉरिटी मिली है। बोलते ना संविधान क्या होता है? संविधान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो सुप्रीम कैसे है? क्योंकि हम लोगों ने इस संविधान को लेकर आए हैं, हम लोगों की पावर से ये संविधान बना है, इसलिए ये संविधान सुप्रीम हो जाता है। और ये सोर्स ऑफ पावर है, ये कैसे पता चलता है? ये पहले सेंटेंस में ही लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure। तो ये क्या है ना, ये बेसिकली आइडियल्स हैं। हम बोल सकते हैं कि ये वो चीज़ हैं जो हम चाहते हैं कि इंडिया रहे, सॉवरेन हो, सोशलिस्ट हो, सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक हो। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? हम चाहते हैं जस्टिस हो। तो जस्टिस कैसा? सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी हो, लिबर्टी कैसी? थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की लिबर्टी हो हम लोगों को। इक्वालिटी हो, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एंड टू प्रमोट अमंग ऑल and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this dash do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution। तो इस डैश के बेसिस जो प्लेस है इस पर आपको बताना है कि संविधान को कब अडॉप्ट किया गया था। तो देखिए, दो डिफरेंट वर्ड हो जाते हैं। एक होता है अडॉप्ट करना, अडॉप्ट कब किया था, ओके, और दूसरा होता है एनफोर्स, कब हुआ था। एनफोर्स मतलब कब इसको लागू किया गया था। तो अडॉप्ट किया था इसको हमने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया, और ये एनफोर्स और लागू कब हुआ? ये होता है 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो जाता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हमने 2 महीने क्यों इंतज़ार किया? उसका रीज़न ये है कि जब इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो उस समय एक मीटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि 26 जनवरी जो होगा वो हमारा क्या होगा? वो फ्रीडम डे होगा। ओके, और
उसको वो सेलिब्रेट भी करते हैं, रावी रिवर पर 26 जनवरी 1931 को वो झंडा फहराकर उसको सेलिब्रेट भी करते हैं। सो टू कमोमरेट दिस डेट, इस इवेंट की याद में हम हम लोगों ने क्या किया कि संविधान के बन जाने के बावजूद उसको लागू नहीं किया, और लागू हमने कब किया था उसको 26 जनवरी 1950 को, अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। तो यहाँ पर अडॉप्ट ही पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय मतलब जस्टिस, स्वतंत्रता मतलब लिबर्टी, समानता मतलब इक्वलिटी, और भातृत्व यानी फ्रेटर्निटी दी हुई है। तो अब मैंने इसलिए बोला था आप लोगों को कि संविधान की प्रस्तावना जब तक आपको याद नहीं होगी तब तक इस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जस्टिस हैं तीन, हमारे तीन तरह के जस्टिस हैं। ओके, जस्टिस जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सॉवरेनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और आगे जैसे जस्टिस जब आएगा तो जस्टिस के सामने लिखा होगा जस्टिस न्याय, किस तरीके का न्याय, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो तीन तरह की न्याय की बात होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऐसे ही पांच तरह की लिबर्टी की बात करता है। कौन कौन सी? लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ फेथ, बिलीफ, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये आप यहाँ पर देखेंगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो पांच तरह की लिबर्टी हो जाएगी। लिबर्टी होगी पांच तरह की, कौन कौन सी? तो ये आपको याद होगा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वालिटी दो तरीके, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए इक्वालिटी पर आ जाइए, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो दो तरीके की इक्वालिटी की बात करता है, और फैटर्निटी एक तरीके की। तो देखिए फैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो तीन तरीके के न्याय है, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, पांच तरीके की लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और दो तरीके की इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड फर्टर्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना किससे स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। आंसर होगा डी। यही सॉवरेनिटी का एक मूलभूत सोर्स भी है। अगला प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फीचर्स शुरुआत में जो दिए हुए हैं, फीचर दिए हैं, ओके, तो वो याद रखने के लिए आप एक छोटा सा निमोनिक याद रख लेंगे, सो से डियर। तो सबसे पहले सॉवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट, फिर सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक एंड देन रिपब्लिक। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। आंसर हो जाएगा आपका ए। तो ये फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, आप ऐसे ध्यान रखिए। जो प्रीएम्बल है उसके फीचर्स, सो से डियर, इससे आप याद रख पाएंगे।
फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, इसके लिए ज ले एक वर्ड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ज ले फी। वैसे जलेबी होता है लेकिन जलेफी याद रखेंगे। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फैटर्निटी। उसके बाद में सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर में वी द पीपल ऑफ इंडिया। अगर आप इतना याद रख पाएंगे तो आपका प्रियम्बल पूरा क्या हो जाएगा। और एक डेट याद रखनी है आपको, अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949। अगर आप इतना याद रख पाएंगे तो प्रियम्बल अब आपकी टिप्स पर है। अब कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले अडॉप्ट कब करता था, 26 नवंबर 1949 को। फीचर्स क्या हैं, सो से डियर। ऑब्जेक्टिव क्या है, जलेफी। सोर्स ऑफ पावर क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन ए था। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस है, रिलीजियस नहीं है, तो आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रियम्बल भी कहते हैं, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। तो कितने प्रकार के जस्टिस की बात की गई है, 3 तरीके के, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो किस टाइप के जस्टिस की बात की गई है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कहाँ लिखा हुआ है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। तो जस्टिस किस तरीके का, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑब्जेक्टिव्स बताए थे मैंने, याद रखने का तरीका क्या बताया था, ज ले फी बताया था। तो लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी तो नहीं बताई थी, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, बिलीफ, ये सब था। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है। ओके, तो सोशल इक्वालिटी बिल्कुल है, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन है, इक्वालिटी ऑफ रेपुटेशन एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये है इक्वालिटी ऑफ रेपुटेशन। तो हमने सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी नहीं है ना, जस्टिस की बात होती है ना। तो ये इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ रेपुटेशन, तो इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल हम पढ़ते हैं तो उसके साथ में 2 तरीके की इक्वालिटी बात करते हैं। ओके, तो इक्वालिटी ऑफ रेपुटेशन हम बोल सकते हैं क्योंकि उसका सारांश यही है। अगर आप देखेंगे प्रियम्बल को फिर से देखिए यहाँ पर, तो वो किस तरीके की इक्वालिटी की बात करता है, देखिए यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मतलब सबको समान रूप से देखा जाए, किसी भी प्रकार का भेद ना हो। तो रेपुटेशन को भी हम इससे जोड़ सकते हैं कि रेपुटेशन की भी बात हो रही है, तो उसको हम सही मानेंगे। लेकिन इक्वालिटी ऑफ सोशल इक्वालिटी की बात ना होकर जस्टिस, है ना, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, तो आंसर ए हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं है। फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, मतलब लिबर्टी ऑफ वर्शिप या फ्रीडम ऑफ वर्शिप है, डिग्निटी ऑफ अ पर्सन है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, फेडरल वर्ड तो नहीं है ना, तो ये नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। क्या सुनिश्चित करना है? सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, बिल्कुल ठीक है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिल्कुल ठीक। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, सारी बातें ठीक हैं, तो आंसर हो जाएगा सभी चारों। अगला प्रश्न है, भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है, तो स्रोत क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ पावर। जितनी भी सारी राजनीतिक व्यवस्था है उसका सोर्स क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि संविधान की शपथ ली जाती है जब भी कोई पॉलिटिकल पर्सन जो होता है वो अपने ओहदे को ग्रहण करता है, तो वो संविधान की शपथ लेता है, क्योंकि संविधान इज द सोर्स। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में संप्रभु है? तो कौन संप्रभु है? वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सॉवरेन, और हमने बनाया है इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को सॉवरेन। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है, तो किस में निहित है ये सारी चीज़ें? सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ये हमें प्रियम्बल में मिलती है, आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आदर्श और दर्शन में उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित हैं। अमंग द फॉलोइंग आइडियाज एंड फिलॉसफी आइडेंटिफाई दोज एंशर्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके, सॉवरेन एंड सेक्युलरिज्म, तो ये दोनों हैं। कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड नहीं है, तो ये कटेगा, तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा, ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ओके, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सॉवरेन एंड सेक्युलर, ओके, अरेंज द करेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द कंसिडरेशन। तो अब यहाँ पर आपका वो निमोनिक बहुत हेल्प कर सकता है आपको, सो से डियर, है ना। तो सॉवरेन मतलब ये 1 नंबर पाएगा, तो सी से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गया हमारा, है ना। फिर सॉवरेन के बाद सोशलिस्ट, सी ए, तो सी ए यहाँ पर हो गया। उसके बाद में सेक्युलर, तो डी आ जाएगा सेक्युलर, और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो डेमोक्रेटिक यहाँ पर हो गया, तो बी हो जाएगा, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष कैसे बोल सकते हैं? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, क्योंकि भारत राष्ट्र का कोई अपना रिलीजन नहीं है। देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया, एंड दैट इज वाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? तो कौन डिक्लेयर करता है? प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो अगेन प्रस्तावना से ये वर्णित होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ओके ये कर लिया हमने। अगला प्रश्न 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? ओके, which one of the following is right regarding the preamble of the constitution? The objective resolution was proposed by Jawaharlal Nehru and passed by Constituent Assembly, which ultimately became the preamble। ये बिल्कुल ठीक है। इसको 9 दिसंबर को प्रपोज किया गया था, और उसके बाद में 13 दिसंबर को इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, तो ए बिल्कुल ठीक है। बी देखिए, द आइडिया प्रेम्बल वॉज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये भी ठीक है। भारत की प्रस्तावना को हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रस्तावना से बोरो किया है। अगला प्रश्न है,
द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर अडॉप्टेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये आपको याद रखना है। ओके, तो 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्दों को जोड़ा गया था। ओके, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। ये जो वर्ड्स हैं हमने कहाँ कब जोड़े थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। तो ये भी ठीक है, सोशल एंड सेक्युलर वर अडॉप्टेड। नेक्स्ट है द प्रियम्बल इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित थे? तो इसको हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। और जो जस्टिस वर्ड है वो हमने कहाँ से लिया है? जस्टिस को लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन द प्रियम्बल, करेक्ट है। द एक्सप्रेशन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल सिंस द बिगिनिंग, ये भी ठीक है, क्योंकि इसको कब जोड़ा गया था? इंटेग्रिटी को अभी मैंने बोला था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया था। तो दोनों सेंटेंस ठीक हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन लिखा हुआ है द वर्ड सोशलिस्ट सेकुलर वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड इन 1950। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 1976 में। द अबव वर्ड वर एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1977, 77 नहीं 76 होगा, है ना। द अबव वर्ड्स वर एडेड, ये 85 तो बिल्कुल गलत है। अबव वर्ड्स वर नॉट पार्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द अबव वर्ड्स आर नॉट, अब तो है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, वैसे तो कोई भी आंसर नहीं है। अगर 77 को 76 करेंगे तो बी को हम चूज़ कर सकते हैं एज आंसर। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन 1976 द्वारा निम्नलिखित में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी। आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था सोशलिस्ट एंड सेकुलर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 नहीं 76 में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो क्या किया गया था? अभी हमने डिस्कस किया था इंटेग्रिटी को, डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो जिस समय संविधान लागू होता है आगे 26 जनवरी 1950 को, उस समय क्या स्थिति थी? तो उस समय 3 वर्ड्स नहीं थे, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी। वर्ड को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड नहीं थे इसमें, तो बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था, तो उसमें सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेकुलर वर्ड नहीं था, तो 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्ण शब्द हैं। मूल संविधान, तो मूल संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड नहीं थे, तो क्या था? इंडिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, बी इसका आंसर होगा।
अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबंधित होता है? तो ओके, द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो प्रियम्बल में हमें रिफ्लेक्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है द प्रियम्बल बाय इटसेल्फ इज नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये बिल्कुल ठीक है। जो प्रियम्बल है वो इन्फोर्सेबल नहीं है। इन्फोर्सेबल का मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि उसको हम कोर्ट में जाकर ये नहीं बोल सकते कि इसको अप्लाई किया जाए, इसको लागू किया जाए, तो वो चीज़ नहीं है। हम संविधान की पार्ट 3 जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं वो जस्टिसिएबल है, एनफोर्सेबल है। बाकी कोई भी पार्ट जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि उसको लागू करेगी नहीं। उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये करना पड़ेगा। लेकिन पार्ट 3 में जो भी चीज़ लिखी है जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं और उनके लिए हम कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि इनको लागू किया जाए और कोर्ट उसका संज्ञान लेके उनको लागू भी कर सकती है। देखिए प्रियम्बल के बारे में ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, द प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव विच द कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू एस्टैब्लिश एंड प्रमोट, ये भी ठीक हो गया। द प्रियम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव इट्स अथॉरिटी, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी से ड्राइव नहीं करता है, तो थर्ड क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसको हम इनकरेक्ट कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत के संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है? द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, तो क्या लिखा हुआ है देखिए, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, तो बिल्कुल ठीक है। ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन लीगल इफेक्ट नहीं है इसका, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाकी तो इनकरेक्ट ही हैं सारे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ना? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट? पहला ऑप्शन है पंडित नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड हैड अ बियरिंग ऑन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द प्रियम्बल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ऑर्डिनेट बाय पीपल ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो 1, 2, 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है संवैधानिक व्याख्या में उद्देशिका उपयोगी है क्योंकि ये मूल भारत शब्दों का प्रयोग करती है। द प्रियम्बल इज यूजफुल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट इज use value loaded words, contain the real objective and philosophy of the constitution maker, ये बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसके लिए आंसर हम बी को टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय में ये तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है?
तो ये होता है तय केशवानंद भारती केस 1973 से। ओके, तो इस केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट हम अमेंड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम इसको भी अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द प्रियम्बल फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो हो जाएगा बुमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993 से। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये था बेरूबारू केस 1960। जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो उद्देश्य का है वो संविधान का पार्ट नहीं है। लेटर ऑन केशवानंद भारती केस 1973 में माना कि उद्देश्य का जो है वो संविधान का पार्ट है और उसको हम संविधान के आर्टिकल 368 के में लिखे तरीके से उसको संशोधित भी कर सकते। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? इट इज़ एनफोर्सेबल, इसको लागू किया जा सकता है, गलत हो जाएगा। इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। ओके, इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध दिया गया है? इकोनॉमिक जस्टिस। तो जस्टिस तीन तरीके, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन। तो जस्टिस को एक तो उद्देशिका में दिया गया है और साथ में ये हमको डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलेगा। तो 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इकोनॉमिक जस्टिस हैज़ बीन डिक्लेयर एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो किस पार्ट में इकोनॉमिक जस्टिस को डिक्लेयर किया गया एज द ऑब्जेक्टिव? तो इकोनॉमिक जस्टिस, तो मैंने अभी बताया था जस्टिस, आपको इकोनॉमिक जस्टिस की बात होगी प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में। तो 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो उनकी आगे व्याख्या हमें मिलती है मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ओके, सॉरी, तो द आइडियल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव आउटलाइन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ पर हमें मिलेंगे? फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलेंगे। और ये हम बोल सकते हैं इसके अलावा मूल अधिकारों में भी और मौलिक कर्तव्यों में भी मिलेंगे। तो सी इसको ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन सी होना चाहिए इसका। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आत्मा बोला गया है उद्देश्य का या प्रियम्बल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो इसको बोला है के.एम. मुंशी ने। इसको हॉरोस्कोप ऑफ दी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोला है के.एम. मुंशी ने। तो ये कुछ प्रश्न थे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो चैनल को प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आगे ऐसी ही वीडियो और अपडेट को पाने के लिए जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। तो थैंक यू। मिलते हैं फिर एक अगली क्लास में एक महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।